हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है डेल्टा साइंस क्लासेस में। आज हम नेक्स्ट जो 200 क्वेश्चन बोले थे वो लास्ट वीडियो है। इसमें आपको 30 क्वेश्चन मिलेगा। टोटल 210 क्वेश्चन आपका उपलब्ध है। इसी 200 क्वेश्चन में से आपको मैक्सिमम आने का चांस है। और आप प्रीवियस ईयर 2022 और मॉडल सेट 2023 और 24 वीडियो अपलोडेड है, वो देख लीजिए। बहुत है इतना क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है बच्चों। तो इतना काफ़ी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। चलिए यहाँ से आपको स्टार्ट करते हैं सोल्व कराना। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कि ये हमारा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना 3/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 है। तो पूछा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो क्या लिखेंगे? ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ग्लास अपॉन वाटर। तो यहाँ पे लिखेंगे ग्लास का कितना है 3/2 और ये हमारा क्या है 4/3। तो ये कितना आ जाएगा 3/2 गुने 3/4। तो ये कितना हो जाएगा 9/8। तो ये 9/8 हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा? सी ऑप्शन जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए। द डायमेंशन रिप्रेजेंटिंग ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट देखना है तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? Q1 Q2 और ये तो हमारा क्या है प्योर कांस्टेंट है, तो रिमूव कर देंगे F इंटू आर स्क्वायर। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा कूलम्ब का स्क्वायर अपॉन न्यूटन और आर स्क्वायर का हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ से देखिए बच्चों, ये हमारा कूलम्ब है, कूलम्ब का क्या लिखेंगे IT का स्क्वायर और न्यूटन का क्या हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू IA स्क्वायर, I का स्क्वायर T का स्क्वायर अपॉन केजी मीटर क्यूब प्लस सेकेंड स्क्वायर। अब बच्चों इसको क्या करेंगे, डायमेंशन में लिख लेंगे। तो एम्पियर स्क्वायर T का कैपिटल T का स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा कैपिटल M L³ अपॉन कैपिटल T का स्क्वायर। तो इसको फिर फर्दर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा M के पावर -1 A के पावर 2 T के पावर 4 और L के पावर -3। क्लियर बच्चों? यही हमारा क्या आएगा ऑप्शन आएगा। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? M के पावर -1 L के पावर -3 T के पावर 4 बी ऑप्शन जाएगा। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाइनरी नंबर ऑफ डेसिमल नंबर 8 इज। ये डेसिमल नंबर हमारा कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी सिस्टम में। तो 8 का क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। यहाँ रिमाइंडर 0 आ जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 4, यहाँ 2, यहाँ रिमाइंडर 0 2, यहाँ रिमाइंडर 0 और यहाँ 1। तो यहाँ से नीचे जाएंगे, कितना आ जाएगा बाइनरी में 1 0 0 0 2। कौन सा ऑप्शन जाएगा? ए ऑप्शन जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर है उसका एनर्जी कितना होगा अगर चार्ज कंडक्टर है? तो E इक्वल टू आप जानते हैं कितना होगा 1/2 CV स्क्वायर होगा। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों? बी ऑप्शन जाएगा। वन मेटालिक स्फीयर A is given positive charge where another identical metallic B of exactly same mass as A is given an equal amount of negative charge, then देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि एक A है और एक क्या है B है। दोनों का मास क्या है? सेम है। अब जो A है वो चार्ज दिया है किसको? B को दिया है। क्या दिया है? चार्ज दिया है B को, यानी कि चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन दिया है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन B पे आएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
तो जैसे ही ये बी पे आया तो इसके पास अगर मान लो बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन और आके ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11 इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ 10 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ मास क्या हुआ, जैसे ही इलेक्ट्रॉन गया तो मास क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज कर जाएगा। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है। अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे एटम पे या बॉडी पे जाता है तो क्या होगा, एक पे जिससे जाएगा उसमें जो मास होगा डिक्रीज होगा, और जिस पे जाएगा उस पे क्या हो जाएगा, मास इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए इंक्रीज नहीं, ए नहीं इंक्रीज करेगा। मास ऑफ बी डिक्रीज नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। मास ऑफ स्फीयर ए एंड बी स्टिल इक्वल नहीं, तो क्या ऑप्शन जाएगा, डी ऑप्शन जाएगा। क्लियर बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंप्लाइज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस एन ई होता है। ये एन कैसा होना चाहिए, मल्टीपल इंटीग्रल होना चाहिए बच्चों। तो क्या हो जाएगा, चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है, चार्ज एग्जिस्ट करना चाहिए। चार्ज एग्जिस्ट ऑन पार्टिकल्स नहीं, बॉडी पे और इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में भी चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, नहीं क्रिएट कर सकता है। देयर इज ए मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कि आए, क्योंकि इस बार जो अभी एग्जाम हुआ है उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। बायोलॉजी का जो एग्जाम हुआ है वो जो स्टेटमेंट वाइज इनकरेक्ट करेक्ट, तो फिजिक्स में भी इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, या दोनों, या नन ऑफ दीज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कैसा फोर्स होता है बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द इक्वेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज, आई बराबर कितना दिया हुआ है बच्चों, 0.6 साइन 100 पाई टी, यहाँ पे टी छूट गया हुआ है बच्चों, ये टी होगा। तो ये हमारा क्या है, ओमेगा है, यही हमारा क्या होता है ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू 100 पाई। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे 2 पाई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल 50, तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी आएगा वो कितना आ जाएगा 50 हर्ट्ज आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 50 हर्ट्ज। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। चलिए ये देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारा क्या कर रहा है, देखिए ये हमारा इनकमिंग करंट है, ये हमारा इनकमिंग करंट है इस पॉइंट पे, ये भी इनकमिंग है लेकिन ये आउटगोइंग है। तो देखिए बच्चों ये 20 है, ये हमारा कितना है 20, ये 4 एम्पियर है। तो 4 और 20 एम्पियर क्या हो रहा है, इनकमिंग करंट है। 20 और 4 कैसा करंट है, इनकमिंग करंट है। तो 24 यहाँ आ गया तो कितना हो गया 24, 20 और 4, 24 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर हमारा 16 करंट आ गया। अब बोल रहा है कि इस पॉइंट पर देखिए 16 करंट और इधर 8 करंट आया, और तो इधर कितना करंट जाएगा। तो इस पोजीशन पर हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, किरचॉफ्स लॉ करंट लॉ लगा लेंगे। तो यहाँ देखिए इनकमिंग करंट है तो 16 माइनस ये क्या है आउटगोइंग करंट, इधर भी आउटगोइंग करंट है, तो माइनस आई प्लस 8 इक्वल टू 0। क्लियर है। तो 16 माइनस आई माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों 16 माइनस आई, देखिए ये 16 है और ये 8 है तो कितना हो जाएगा 8 माइनस आई इक्वल टू 0। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 8 एम्पियर, कितना हो जाएगा एम्पियर 8 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। देखिए कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए ऑप्शन जाएगा। क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ और फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट आर कंसिक्वेंस। देखिए बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन आने का चांस है, क्योंकि बायोलॉजी में स्टेटमेंट क्वेश्चन आया जो हम देखे, तो इसमें भी चांस है आने का आपके बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए इसलिए हम आज ये जो क्वेश्चन लिए इसमें बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। ठीक है। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट आर कंसिक्वेंस ऑफ। तो पहला क्या हो जाएगा कंसिक्वेंस ऑफ एनर्जी, नहीं उसमें चार्ज भी होता है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एनर्जी रिस्पेक्टिवली। क्लियर। ठीक है बच्चों। क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का भी होता है और किसका होता है एनर्जी का भी होता है। ठीक है बच्चों। क्यों, क्योंकि आप सर्किट बनाते हैं इस हिसाब से।
तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन का भी फ्लो होता है, यानी कि करंट का भी फ्लो होता है, और एनर्जी, अगर कोई सेल है तो उसमें वोल्टेज भी होगा, तो ये हमारा जो वोल्टेज होता है वही वर्क डन के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा, बी ऑप्शन जाएगा। कॉपर वायर इज यूज्ड एज ए कनेक्टिंग वायर बिकॉज, देखिए कॉपर वायर को हम क्यों कनेक्टिंग वायर के लिए यूज करते हैं, तो समझते हैं क्यों करते हैं। देखिए R इक्वल टू हमारा क्या होता है, रो L बाई ए। अब ये रो क्या है, रेजिस्टिविटी। अब देखिए किसी भी रेजिस्टिविटी कोई भी मटेरियल हम वायरिंग, कॉपर वायर ले रहे हैं, कॉपर वायर बोला हुआ है, कॉपर वायर जब भी लेंगे तो इसमें अगर हमारा रेजिस्टेंस क्या हो, कम होना चाहिए। कोई भी हम वायर बनाते हैं तो रेजिस्टेंस को क्या रखते हैं, कम, जितना हो सकते उतना मिनिमम रखने का कोशिश करेंगे। तो हमारा रेजिस्टिविटी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, कॉपर हैज़ हायर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, नहीं, अगर हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रहेगा तो वो ज़्यादा लॉस करेगा। ठीक है बच्चों, जितना हो सकता, कोई भी चीज़ हम डिजाइन करेंगे तो हम रेजिस्टेंस को क्या रखते हैं, मिनिमम, जितना पॉसिबल होगा उतना हम रखेंगे। यहाँ पे हम सिल्वर भी यूज़ कर सकते हैं, सिल्वर, लेकिन सिल्वर यूज़ क्यों नहीं करेंगे बच्चों, क्योंकि वो कॉस्टली होता है। ठीक है, तो कॉपर वायर हैज लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, बी ऑप्शन जाएगा। ठीक है, चलिए रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर चेंजेस व्हेन, देखिए बच्चों इसमें लिखा हुआ है कि करंट फ्लोइंग इज चेंज। देखिए रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे, और मटेरियल कब उसको हम चेंजिंग होगा, जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यानी कि टेम्परेचर में जब भी चेंज होगा तभी हमारा रेजिस्टिविटी चेंज होगा। क्लियर बच्चों, चलिए At constant potential difference, the resistance of any electric circuit is held. The value of heat produced will be, देखिए बच्चों ये हमारा क्या है, एच आई स्क्वायर आर टी, यही हमारा क्या है, हीट का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से हमारा क्या दिया हुआ, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो V आई इक्वल टू V बाई आर, तो यहाँ से हम पुट करेंगे तो V का होल स्क्वायर अपॉन आर टी, तो V स्क्वायर अपॉन आर टी, तो जो हमारा हीट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बच्चों, V स्क्वायर कांस्टेंट है, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, जो हीट होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बच्चों, R होगा। क्लियर, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, H1 H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 R1। अब देखिए क्या बोला गया है कि अगर रेजिस्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट इज हेवेल्ड, यानी कि H1 क्या है, H है, जब हमारा R1 क्या है, R है। अब बोल रहा है H2 क्या होगा जब हमारा R2 क्या हो जाए, R/2 हो जाए। तो यहाँ हम क्या करेंगे बच्चों, पुट करेंगे। देखिए तो अब इक्वेशन में, इस इक्वेशन में क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहाँ H अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, H2, R2 कितना, R/2 अपॉन R, यही होगा, R/2 अपॉन R, ये R से R कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, H अपॉन H2 इक्वल टू 1/2, तो यहाँ से हमारा H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2H, यही हमारा क्या चला जाएगा, आंसर चला जाएगा। कितने टाइम्स हो जाएंगे बच्चों, 2 टाइम्स हो जाएगा, तो डबल हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। एब्जॉर्ब्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बोल रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, तो इसमें से कौन सा होगा, तो चलिए देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता क्या है, आप जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है बच्चों, वर्क डन अपॉन चार्ज, तो यही हमारा जो वर्क डन होता है वही एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, V इंटू क्यू, तो यहाँ से इसको हम चेंज कर सकते हैं, तो V इक्वल टू क्या लिखते हैं, IR, किसके फॉर्म में हमको पूछा गया है, पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनल,
तो यहाँ से हम Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए, तो V इक्वल टू क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ से I इक्वल टू क्यू बाई टी इंटू आर। तो यहाँ से Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी टी अपॉन आर। तो यहाँ वर्क डन में पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, V इंटू वी टी अपॉन आर। तो वर्क डन इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू टी अपॉन आर। तो जो हमारा एनर्जी होगा वो किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल, स्क्वायर ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों, सी ऑप्शन जाएगा। यहाँ देख लीजिए, जो वर्क डन होता है यही वर्क डन हमको किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में, और जो कब क्या आया, वी स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड इन मेजरिंग। व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों मेजर करते हैं, क्या चीज मेजर करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का हम यूज करते हैं, तो किसको मेजर करने के लिए, लो रेजिस्टेंस एंड हाई रेजिस्टेंस दोनों के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव्स इन रीजन कंटेनिंग मैग्नेटिक फील्ड। देखिए कह रहा है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है जो कहाँ मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो क्या क्या रीजन होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, द डायरेक्शन ऑफ linear मोमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल कीप्स ऑन चेंजिंग। तो बच्चों क्या कौन सा हो जाएगा, जो हमारा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रिमेन्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा, बी ऑप्शन। ए वायर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m and L is bent into shape of semicircle of radius r. What will be its new dipole moment? तो देखिए बच्चों, ये हमारा एक मैग्नेट है, N है और साउथ पोल है। अभी इसका लेंथ कितना है, L है। तो जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है वो m है। तो हम मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ निकालेंगे, तो पोल स्ट्रेंथ हमारा क्या आ जाएगा, m इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, कैपिटल M गुने L, यानी ml। अब देखिए, अब कह रहा है कि इसी को क्या करना है, मूव और दिया गया है इस प्रकार से, एक सेमी सर्किल इसको से फॉर्म कर दिया है। तो एक तरफ n हो जाएगा, एक तरफ क्या हो जाएगा s। अब देखिए बच्चों, यहाँ से हमारा रेडियस ये r है, ये भी r है, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 2r। तो यहाँ से देखिए, अगर ये सेमी सर्किल है तो पाई r इक्वल टू कैपिटल L हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा L लेंथ है, इसी को मोर करके हमको क्या बनाया गया, एक सेमी सर्किल बनाया गया। तो पाई r इक्वल टू L। क्लियर है, तो यहां से हमारा r इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहां से हमको क्या निकालना है बच्चों, लेंथ निकालना है। तो यहां से r इक्वल टू क्या हो जाएगा, L बाई r। क्लियर है, तो देखिए अब हमको इसका क्या निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट। क्या निकालना है बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मोमेंट m डैश मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, m गुने डिस्टेंस कितना है, 2r। देखिए बच्चों, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना, 2r। तो m कितना है, कैपिटल M इंटू L गुने 2 गुने r का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, L बाई r, L बाई पाई। तो यहाँ से देखिए बच्चों कितना आ जाएगा, L बाई पाई। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा m L स्क्वायर अपॉन, गलत हो रहा है, रुक जाइए, हेलो, m इंटू डी ये जो हमारा सेमी सर्कुलर 2 पाई r इंटू लेंथ होता तो हाफ है, तो पाई r इक्वल टू L, r इक्वल टू L बाई पाई। क्लियर है, तो हमको यहाँ से डालना है r प्लस r इंटू 2r हो गया, तो m इंटू 2L। तो मैग्नेटिक मोमेंट m सॉरी यहाँ से एक गलती लिखा गया बच्चों,
ये मैग्नेटिक मोनोपोल स्ट्रेंथ कैपिटल M बाई L होता। क्लियर है, कैपिटल L बाई L हो जाता। तो अब यहाँ से पुट कर दीजिए, यहाँ से पुट कीजिएगा तो L बाई R। अब यहाँ से आप M बाई L इंटू 2R, 2 इंटू R का वैल्यू कितना है L बाई पाई, तो ये पाई से पाई कैंसिल, तो ये हमारा 2M बाई पाई आ गया। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों पोल स्ट्रेंथ कितना होगा, अगर मैग्नेटिक मोमेंट लिखेंगे तो पोल स्ट्रेंथ इंटू L, तो यहाँ पर देखो मैग्नेटिक मोमेंट लिखे तो पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस, तो हमको अगर पोल स्ट्रेंथ लिखना होगा तो क्या हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन L, तो वहाँ पे मिस्टेक हो गया था। ठीक है बच्चों, अब समझ में आ गया होगा। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा 2m अपॉन पाई, 2m अपॉन पाई, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। A circle coil is held in vertical plane. A bar magnet is taken towards its north pole towards coil. The direction of current as seen from the side of magnet is, देखिए बच्चों क्या बोला, एक सर्कुलर कॉइल हेल्ड इन वर्टिकल प्लेन, एक सर्कुलर कॉइल है उसको हेल्ड रखा है वर्टिकल प्लेन में। ए बार मैग्नेट इज टेकन टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल टुवर्ड्स कॉइल, टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल और टुवर्ड्स कॉइल। ये नॉर्थ पोल की तरफ कोई मैग्नेट को लेकर आ रहे हैं, तो डायरेक्शन ऑफ करेंट एज सो इन द फ्रॉम द, देखिए बच्चों ये हमारा कॉइल है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड इधर से नॉर्थ का डायरेक्शन में आएगा, तो जैसे ही इसमें तो करंट का डायरेक्शन देखिए बच्चों ये इधर से आएगा। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एक मैग्नेट को लेके इस प्रकार से लाएंगे, तो इसमें जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जैसे कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड कट करेगा तो क्या होगा, करंट डेवलप होगा। तो जो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा किस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से। और ये बताइए ये कौन सा डायरेक्शन होता है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लियर है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The strength of the magnetic field around an infinite current carrying conductor, एक इन्फिनाइट वायर है, इसमें हमको मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया। तो मैग्नेटिक फील्ड इन्फिनाइट कैरिंग कंडक्टर में कितना होता है बच्चा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो हमसे जो डिस्टेंस पूछा गया है किसी पॉइंट पर निकालना है, ये अगर आर डिस्टेंस है तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर। क्या हो जाएगा बच्चों, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, बी ऑप्शन जाएगा बच्चों। कौन सा ऑप्शन जाएगा, बी ऑप्शन। देखिए बच्चों रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ ए मैग्नेटिक एंड इट्स मैग्नेटिक लेंथ LM, क्या है बच्चों, द रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिकल लेंथ LG ऑफ ए मैग्नेटिक एंड इट्स मैग्नेटिक लेंथ LM। देखिए बच्चों ये हमारा क्या है, N है, और ये हमारा क्या है, S है। ये हमारा मैग्नेटिक लेंथ हो गया। अगर आप इसको देख रहे हैं तो ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक लेंथ है। और ज्योमेट्रिकल लेंथ कहाँ से कहाँ तक होता है, जब हम एग्जैक्ट यहाँ से लेके और यहाँ तक कर मेजर करते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ज्योमेट्रिकल लेंथ। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लेंथ। क्लियर है। तो जब इसको फाइंड आउट करेंगे तो जो हमारा मैग्नेटिक लेंथ होगा, क्या होगा, मैग्नेटिक लेंथ होगा वो होता है 0.84 टाइम्स ज्योमेट्रिकल लेंथ। किसका होगा, ज्योमेट्रिकल लेंथ। तो मैग्नेटिक लेंथ क्या है, LM, तो ज्योमेट्रिकल लेंथ क्या हो जाएगा 0.84 LG। तो ये अप्रॉक्सीमेट आपको आ जाएगा 5/6 LG। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये फॉर्मूला आप रिमेंबर भी रखिएगा, हो सकता है इस पर ऑब्जेक्टिव भी आ जाए। तो मैग्नेटिक लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 5/6 ज्योमेट्रिकल लेंथ।
क्लियर है, याद रखिएगा। कौन सा ऑप्शन चला जाएगा बच्चों, 5/6 LG, ठीक है। चलिए, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड बाय। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है कि मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड बाय, तो जो मैग्नेटिक फील्ड हम निकालते हैं डिक्लाइनेशन एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फील्ड, ये हमारा क्या है, डी ऑप्शन है, ठीक है बच्चों। द टाइम पीरियड ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट डज नॉट डिपेंड अपॉन, देखिए बच्चों ये एक फ्री हैंड एक मैग्नेट सस्पेंडेड है, तो पूछ रहा है इसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो आप जानते हैं T = कितना होता है, 2π इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन मैग्नेटिक मोमेंट इंटू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ हॉरिजॉन्टल, क्लियर। तो यहाँ पे आपको क्या है, पहला क्या है ऑप्शन, लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक, तो लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक इससे डज नॉट डिपेंड करेगा। द लेंथ द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इस पर भी डिपेंड करेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको बोलिए कि लेंथ तो दिया नहीं हुआ, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है ना, तो मैग्नेटिक मोमेंट लेंथ पे डिपेंड करता है, क्लियर है बच्चों। तो पोल स्ट्रेंथ भी हो जाएगा। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये वाली कंपोनेंट है, ये आपके लेंथ पे डिपेंड करता है, इसलिए टाइम भी लेंथ पे डिपेंड करेगा, क्लियर बच्चों। तो इसमें कौन है, लेंथ ऑफ सस्पेंशन, तो इस पे डिपेंड नहीं करता है, ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, डी ऑप्शन जाएगा, क्लियर है बच्चों। चलिए, इफ द टू वायर आर पैरेलल एंड द करंट इज इंटेंसिटी फ्लोइंग सेम डायरेक्शन देन दे अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए बच्चों ये हमारा एक कॉइल है, इनफिनाइट वायर है, ये भी इनफिनाइट वायर है, ये दोनों क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इस दोनों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन बोल रहा है, अट्रैक्ट ईच अदर। तो जब ये अट्रैक्ट करेगा, जब भी कोई कॉइल है और उससे करंट पास करेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, नो, म्यूचुअल इंडक्टेंस, नो, देयर इज इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टेड बिटवीन देम, नो, मैग्नेटिक फोर्स, यस, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तो होगा ही नहीं, कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स होगा, और जिसका वैल्यू भी होता है बच्चों 2μ/4π। ये अगर डिस्टेंस d है तो क्या हो जाएगा, I1I2/d का स्क्वायर, यही हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है बच्चों। चलिए, क्या एक चौक कॉइल इज ए कॉइल हैविंग, हम बता चुके हैं अगर कोई भी चौक कॉइल है तो उसमें क्या होगा बच्चों, इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, हाई इंडक्टेंस होगा, यानी कि एक्सएल का वैल्यू क्या होगा, हाई होगा, और आर का वैल्यू क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, ये याद, ठीक है, जिसको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इसमें देखिए, तो हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा, लो इंडक्टेंस एंड हाई रेजिस्टेंस, गलत है। दूसरा क्या, लो इंडक्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस, ये भी गलत है। हाई इंडक्टेंस हाई रेजिस्टेंस, गलत है। हाई इंडक्टेंस एंड नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, ये सही है। कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों, डी ऑप्शन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दें, इन द एक्सप्रेशन E = d∅/dt, चलिए बच्चों, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। इन द एक्सप्रेशन E = क्या है बच्चों, E = -d∅/dt, द नेगेटिव साइंस सिग्निफिकेंस। तो इसमें क्या हो जाएगा, आप जानते हैं ये लेंस लॉ क्या कहता है कि जिस फ्लक्स के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, उस ईएमएफ के कारण जो फ्लक्स इंड्यूस्ड होगा, जो ओरिजिनल फ्लक्स को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, द इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज द चेंज इन फ्लक्स
चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। तो यही हमारा क्या ऑप्शन चला जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। वी डिस्कवर्ड दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर व्हेन मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेप्टिंग इट चेंज। तो आप जानते हैं कि हम बताए थे कि फ्राइडे ने 2 लॉ दिया था। एक है कि कोई भी कॉइल है उसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। अगर उसके पास हम कोई भी अनदर कॉइल को ले जाएंगे तो फ्लक्स कट करेगा, कंडक्टर ले जाएंगे तो कट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फ्राइडेज, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। द आरएमएस वैल्यू ऑफ द ईएमएफ गिवन बाय, तो यहाँ पर बच्चों ये क्वेश्चन छूटा हुआ है। ये आपका जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 8 sin ओमेगा टी प्लस 6 sin 2 ओमेगा टी। क्लियर है बच्चों, ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें थोड़ा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो जब हम ई आर एम एस निकालेंगे तो क्या निकालेंगे बच्चों, 8√2 का होल स्क्वायर प्लस 6√2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा आपका 64/2 प्लस 36/2। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे 32, यहाँ से कैंसिल करेंगे 18, तो 32 प्लस 18 कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 50। और स्क्वायर ऑफ 50 को ई आर एम एस कितना कहेंगे बच्चों, 5√2। कितना कहेंगे, 5√2। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों, ए ऑप्शन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर आप जानते हैं क्या करता है, ये हमारा प्राइमरी कॉइल हो गया। ट्रांसफॉर्मर किस पर वर्क करता है बच्चों, म्यूचुअल इंडक्टेंस पर वर्क करता है। ये क्या करता है, एसी करंट को, लो एसी करंट को हाई में कन्वर्ट करता है, यानी लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में इसका काम होता है कन्वर्ट करने का। और ये किस पे वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे वर्क करता है। तो यहाँ पे जो होगा, पहला ऑप्शन क्या है, कन्वर्ट्स एसी टू इंटू डीसी, गलत है। दूसरा क्या है, डीसी टू एसी, गलत है। इंक्रीज और डिक्रीज डीसी वोल्टेज, नॉट। ये क्या करता है, इंक्रीज और डिक्रीज एसी वोल्टेज। क्या करता है बच्चों, एसी वोल्टेज को ही ट्रांसफॉर्मर, जब भी ट्रांसफॉर्मर का अगर डीसी देखे तो उसको काट दो, वो ऑप्शन जाएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर एसी पे वर्क करता है और फ्रीक्वेंसी रहता है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी किस में होता है, एसी करंट में होता है, ना कि डीसी करंट में। ठीक है बच्चों, इन एसी सर्किट द करंट एंड वोल्टेज आर गिवन आई इक्वल टू कॉस ओमेगा टू, भी इक्वल टू 200 sin ओमेगा टी रिस्पेक्टिवली। तो पावर लॉस इन द सर्किट, तो हमको इसमें पावर लॉस पूछा गया है। तो P, देखिए बच्चों इसको हम क्या करेंगे, कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको भी 200 कॉस क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस 90। तो देखिए यहाँ पे जो फाई आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो आप जानते हैं पी एवरेज, अगर पावर लॉस निकालना होगा हमको तो क्या हो जाएगा, ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। और कॉस कितना है, 90 डिग्री। ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस 90 बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, 0। तो ये पूरा हमारा जो पावर लॉस आएगा वो क्या हो जाएगा, 0। कौन सा ऑप्शन बच्चों जाएगा, डी ऑप्शन जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। डायमेंशन फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फार्मूला बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, F इक्वल टू क्या करेंगे, क्यू भी बी का यूज़ कर लेंगे। क्यू क्या है, चार्ज है, भी क्या वेलोसिटी है बच्चों, और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बाई क्यू भी। तो न्यूटन, यहाँ क्या हो जाएगा, आई टी, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड। तो न्यूटन को क्या लिखेंगे बच्चों, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन आई टी, यानी कि ये आई सेकेंड इंटू एल मीटर पर सेकेंड। तो ये से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गया। तो ये हमारा क्या जाएगा, बी इक्वल टू के जी, यहाँ एम्पियर और सेकेंड स्क्वायर। तो इसको अगर डायमेंशन में कन्वर्ट करेंगे
तो कैपिटल एम एम्पियर के पावर -1 और टी के पावर -2, एल के पावर क्या हो जाएगा 0। तो एम टी के पावर -2, एल के पावर 0 नहीं है तो ये ऑप्शन है। टी के पावर -3 नहीं जाएगा, एम एल एच जी। हाँ, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों? बी ऑप्शन जाएगा। इस प्रकार से हम सोल्व करके निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस्ड बाय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? चेंज इन यूनिफॉर्म मोशन ओनली? नहीं। चेंज एट रेस्ट ओनली? नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या तो एसिलेटेड या डी एसिलेटेड के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है। When two converging lengths of same focal length are placed in contact, then focal length of the combination, दो फोकल लेंथ है, दोनों का जो फोकल लेंथ है क्या है? सेम है, और दोनों क्या है? कांटेक्ट में रखा गया है। तो जो एफ फोकल लेंथ इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आ जाएगा? 1/f1 + 1/f2। तो क्या हो जाएगा? 1/f1 + 1/f = 2/f। तो यहाँ से एफ फोकल एफ इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आ जाएगा बच्चों? f/2, सी ऑप्शन। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। ए मैग्नीफाइंग ग्लास इज टू बी यूज्ड एट द फिक्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 1 इंच, यानी कि u = क्या है बच्चों? -1 इंच हो जाएगा। और इफ़ इट प्रोड्यूसेस एन इरेक्ट इमेज, तो ये भी क्या हो जाएगा? -1 मैग्नीफाइंग क्वेश्चन में इट्स मैग्नेटिक। चलिए बच्चों ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें इमेज का डिस्टेंस दिया नहीं है। चलिए छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो u और v का लेंस का फॉर्मूला लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, 1/v - 1/u इस प्रकार से। और इसमें जो भी इमेज का डिस्टेंस दिया नहीं है, फोकल लेंथ पूछ रहा है, तो विदाउट इमेज डिस्टेंस के अलावा ये नहीं निकलेगा इससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या कहा गया? दे आर सर्टेन मटेरियल डेवलप्ड लेबोरेटरी विच हैव ए नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रे इंसिडेंट फ्रॉम ईयर इनटू सच ए मीडियम द शैल फ्लो ए पाथ। देखिए बच्चों, अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो कभी भी ये इस प्रकार से नहीं होगा, तो कभी भी इस प्रकार से नहीं होगा। तो ये हमारा ऑप्शन ऐसे ही कट हो गया। अब ये यहाँ से इस प्रकार से नहीं, ये तो रिफ्लेक्शन हो गया, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखिए, या तो ये ऑप्शन या तो ये ऑप्शन जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया है बच्चों कि लेबोरेटरी विच हैव द मटेरियल नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने के लिए ये इसी पाथ पर क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्ट होना चाहिए। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा? ये डी ऑप्शन होगा, ये सी ऑप्शन होगा। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? डी ऑप्शन जाएगा। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। An object is placed at a distance of 10 cm from a concave mirror, radius of curvature 15 cm. Then, it forms a magnified real and inverted image. It forms, देखिए बच्चों इसको क्या करना होगा? कनकेव ये हमारा लेंस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया? r = 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u = -10 सेंटीमीटर। ये माइनस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इस साइड होगा और इस साइड होगा तो हम नेगेटिव लेंगे, ये भी क्या हो जाएगा? ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो जो हमारा f = होगा r/2, तो ये कितना हो जाएगा? -5/2 सेंटीमीटर। लेकिन जब ये पूछ रहा है तो इस केस में हमारा इमेज भी कहाँ बन रहा है? इसी साइड बनेगा। किस साइड बनेगा? इसी साइड। तो क्या होगा? रियल और इन्वर्टेड होगा। क्लियर है बच्चों? चलिए, रे ऑफ लाइट गेट्स इंसिडेंट ऑन ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल स्लैब, एंगल इंसिडेंट 60 डिग्री, यानी कि थीटा = कितना है बच्चों? 60 डिग्री। कितना है बच्चों? 60 डिग्री है। तो हम यहाँ से जब हमको लिखना होगा, क्या पूछा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स = क्या हो जाएगा? tan थीटा। और थीटा का वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे tan 60, तो कितना हो जाएगा बच्चों? √3। क्या आएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा? √3। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जाएगा? सी ऑप्शन जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
विच स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रलाइज इन विजुअल रीजन, तो किसका विजुअल रीजन में होगा, बाल्मर सीरीज का होगा। When lights enter in glass, its wavelength, देखिए बच्चों, अगर कोई रे आ रहा है तो उसका अगर एयर में तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे ही ये ग्लास में जाएगा तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना होता है 1.52 होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 होता है। तो जैसे ही ग्लास में जाएगा तो जो हमारा वेवलेंथ है क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा। ए ऑप्शन। चलिए, डायमेंशन ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट इज, हमको क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है किसका, प्लैंक्स कांस्टेंट का। तो चलिए देखते हैं। H बराबर क्या होता है, E बराबर HC, यही H क्या है हमारा, प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। तो H बराबर क्या हो जाएगा, E अपॉन C। ये हमारा क्या है, एनर्जी, एनर्जी मतलब जूल, तो जूल अपॉन 1 फ्रीक्वेंसी को क्या कहेंगे, T। तो अब यहाँ से हमारा ये सेकेंड टाइम होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, जूल सेकेंड। अब जूल सेकेंड को हमको कन्वर्ट करना है, तो जूल का क्या होता है बच्चों, जूल को क्या कहते हैं, अब जानते हो, फोर्स इनटू वर्गन का यूनिट भी जूल होता है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो न्यूटन, इसका न्यूटन का क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो ये केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। तो जूल को हम क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ सेकेंड है, ये सेकेंड से एक सेकेंड कैंसिल, तो क्या आ गया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो यहाँ से इसको हम डायमेंशन में कन्वर्ट करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, कैपिटल एम, केजी का कैपिटल एम होता है, मीटर का एल स्क्वायर होता है, और टी के पावर -1। कौन सा ऑप्शन है, एम एल स्क्वायर टी के पावर -1, हमारा ए ऑप्शन चला जाएगा। क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट इज सो बाय, देखिए बच्चों, ट्रांसवर्स नेचर किसको कहते हैं, जो इस प्रकार से मूव हो, इस प्रकार और इस प्रकार हो, और साथ साथ क्या हो, आगे भी बढ़ता जाए। तो ये किस में होता है, पोलराइजेशन में होता है। किस में होता है बच्चों, पोलराइजेशन। तो सी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ए वेव फ्रंट इज लोकस ऑफ पॉइंट वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, करेक्ट है। वेवलेंथ इज सेपरेट बिटवीन 2 consecutive पॉइंट वाइब्रेटिंग इन ए सेम फेज, ये भी करेक्ट है। 2 सोर्स बी कोहेरेंट, देयर फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम, ये भी करेक्ट है, यानी कि तीनों का तीनों करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, डी ऑप्शन जाएगा, करेक्ट है बच्चों। चलिए अब क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, लॉर्ड्स मिलर एक्सपेरिमेंट सेंटर ब्राइट फ्रिंजेस इज absent, क्लियर है। ये भी, इसमें लॉर्ड मिलर में सेंटर, जो सेंटर पर होता है वो क्या है, absent होता है, तो ये भी सही है। दूसरा, सस्टेन इंटरफेरेंस कैन बी ऑब्टेन इवन द इनकोहेरेंट, नहीं, कोहेरेंट सोर्स से होता है, तो ये ऑप्शन नहीं जाएगा। तो इसमें ए भी दिया ही नहीं हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, केवल यही ऑप्शन जाएगा। फिर भी पढ़ लेते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन 2 वेव्स एट ए पॉइंट पाथ डिफरेंस बिटवीन शुड बी इक्वल टू λ/2, नहीं, λ/2 नहीं होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों, ए ऑप्शन जाएगा। Definite value of energy possessed by a quantum of radiation is called photon, क्या कहेंगे बच्चों, फोटोन कहेंगे। The energy of electron in first bohr orbit of hydrogen atom is इतना, कितना है बच्चों, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एनर्जी। What is energy electron its second, तो आप जानते हैं फॉर्मूला, अगर हमको सेकेंड पूछा गया यानी कि 2, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला, अगर n के लिए हम बात कर ले तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 2n का स्क्वायर। तो यहाँ n का वैल्यू कितना है, तो 2, तो -13.6 अपॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, -13.6
इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 4, इसको डिवीजन करने के बाद जो आपको आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों? ए ऑप्शन जाएगा। क्लियर है? -3.4 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। टाइम ड्यूरिंग विच ऑफ द फ्लोइंग अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज कॉल्ड। देखिए बच्चों ये डिफिनीशन है, तो ये किसका होता है? हाफ लाइफ का होता है। बीटा रे आर डिफ्लेक्टेड इन ग्रेविटेशनल फील्ड, नहीं, बीटा रे कहाँ रिफ्लेक्टेड होता है? मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द अल्फा डीके ऑफ द एक्स रे। देखिए बच्चों अल्फा रेज में क्या होता है? हीलियम को हम लेके चलते हैं, हीलियम पे कितना होता है? 2 × 4। तो जो भी सब्सटेंस रहेगा उसमें से हमारा क्या होगा? एटॉमिक नंबर से 2 सब्ट्रैक्ट होगा और मास नंबर में से 4। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए, ये 4 यही यहाँ यही ऑप्शन जाएगा। ये देखिए ऐड है तो ये ऑप्शन नहीं जाएगा, यहाँ भी ये ऐड है तो नहीं जाएगा, ये दोनों में ऐड है तो नहीं जाएगा। दोनों में क्या होना चाहिए? एटॉमिक नंबर में से 4 को, एटॉमिक मास में से 4 का सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, और हमारा जो मास एटॉमिक नंबर है उसमें से 2 का और मास नंबर में से 4 का सब्ट्रैक्शन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्फा डीके में हीलियम हम एलिमेंट लेके चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर, आप जानते हैं हाफ वेव में हम एक डायोड यूज करते हैं, अगर फुल वेव है तो फुल वेव में क्या करते हैं? 2 डायोड यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव एक अल्टरनेट करके आ रहा था उसको भी रिमूव करने के लिए, उस सिग्नल को रिमूव करने के लिए हम क्या करते थे? फुल वेव यूज करते थे और 2 डायोड यूज करते थे, यहाँ पर लोड लगाते थे। कितना डायोड यूज करते हैं? 2 डायोड। If R is the radius and A is the mass of the nucleus, then graph of log versus log A। चलिए देखते हैं, ये क्या है? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर 1/3। तो R जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे एक कांस्टेंट देंगे 1/3। लॉग टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग R इक्वल टू क्या हो जाएगा? लॉग R0 प्लस लॉग A 1/3। तो देखिए बच्चों ये क्या है? हमारा कांस्टेंट है और ये क्या है? पावर में है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? लॉग R0 प्लस 1/3 लॉग A। क्लियर है? तो यहाँ से देखिए ये इस प्रकार से इक्वेशन लिखा आ रहा है ms y इक्वल टू mx प्लस c। ये हमारा किसका इक्वेशन है? ये हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा? स्ट्रेट लाइन जाएगा। क्लियर है बच्चों? इसी प्रकार से ये भी आ रहा है, तो देखिए ये mx हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट c। तो जो हमारा जाएगा किस प्रकार से जाएगा? इस प्रकार से। इधर हमारा क्या हो जाएगा? log r और इधर क्या हो जाएगा? log a। तो इसका जो जाएगा वो इस प्रकार से जाएगा, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। बिल्कुल ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, द गिवन सिंबल रिप्रेजेंट द गेट। ये कौन जो सिंबल दिया हुआ है ये किसका है? एंड गेट। एंड गेट का किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं बच्चों? ये हमारा एंड गेट हो गया। और गेट इस प्रकार से होता है, और ये हमारा क्या हो गया? नंद गेट इस प्रकार से होता है। ये पूरा आपको 5 लॉजिक गेट है, ये पांचों याद होना चाहिए। इस प्रकार से होता था, देख लीजिए कौन सा है? सी ऑप्शन जाएगा। क्लियर है? और नॉट गेट किस प्रकार से होता है बच्चों? यहाँ नॉट गेट देख लीजिए, ये हमारा क्या है? नॉट गेट है। क्लियर है? बॉन्ड्स इन ए सेमीकंडक्टर, जो बॉन्ड बनाता है सेमीकंडक्टर में, कैसा बॉन्ड बनाता है बच्चों? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। द इम्प्यूरिटी ड्रॉप्ड इन जर्मेनियम टू ऑब्टेन एन टाइप जर्मेनियम इज, जर्मेनियम जब भी होता था किस टाइप का होता है? पेंटावेलेंट होता है। यहां देख लीजिए, पीएन जंक्शन डायोड कैन बी यूज्ड एज, जो पीएन जंक्शन होता है डायोड उसको किस लिए यूज करते हैं? किस लिए यूज करते हैं बच्चों? डिटेक्टर यूज के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? डिटेक्टर के फॉर्म में यूज करते हैं। जेनर डायोड इज यूज्ड फॉर स्टेबलाइजेशन, किसके लिए यूज किया जाता है बच्चों? स्टेबलाइजेशन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एन टाइप जर्मेनियम इम्प्यूरिटी ड्रॉप्ड इन जर्मेनियम इज
एन टाइप, ये तो क्वेश्चन रिपीट है बच्चों, पेंटावेलेंट। द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉट गेट, नॉर गेट, चलिए बनाते हैं नॉर गेट। ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर गेट हो गया। अगर ये इनपुट ए है, ये बी है, तो आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का बार। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आउटपुट हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, डी ऑप्शन है। द मेजॉरिटी करंट कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर के मेजॉरिटी में क्या होता है, होल्स होता है बच्चों। अगर इसको देखना है तो देख लीजिए बच्चों, ये हमारा एन टाइप है, ये एन टाइप होता है, ये पी टाइप होता है, और ये हमारा क्या होता है, डिप्लीशन लेयर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है मेजॉरिटी कैरियर, और यहाँ पर क्या होता है, होल्स होता है। क्लियर है। तो जो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें मेजॉरिटी कैरियर में क्या होता है बच्चों, होल्स होता है। बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ ऑर गेट, ऑर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा बच्चों, इस प्रकार से बनाएंगे। ये हमारा ए हो गया इनपुट, ये बी इनपुट हो गया, तो y क्या आ जाएगा, a प्लस बी। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ये ऑप्शन है। क्लियर है। चलिए टू मेक ए पी टाइप सेमीकंडक्टर जर्मेनियम इज ड्रॉप्ड विथ, किस में ड्रॉप करेंगे, पेंटावेलेंट किस में होगा, गैलियम में होगा बच्चों। देखिए इन द सर्किट, ये क्या है, बिलो द वैल्यू ऑफ द करेंट इज, ये हमारा +4 वोल्ट है। यहाँ से हम क्या करेंगे, करंट फ्लो कराएंगे, तो देखिए हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा 1 वोल्ट है, ये हमारा क्या है, 4 वोल्ट है। क्लियर बच्चों। तो यहाँ से हमारा ये 300 है, 300 है, तो यहाँ से करंट पास होगा। करंट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो हमको पूछा क्या है, करंट ही पूछ रहा है। तो यहाँ से I पास हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4I वोल्ट माइनस 1 इक्वल टू 3I। क्लियर बच्चों। 300I, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, गुने I, तो ये 3 गुने 3 गुने 10 टू पावर 2I, यहाँ से ये कैंसिल, तो I बराबर कितना हो जाएगा, 10 टू पावर 2 और 10 टू पावर माइनस 2 एम्पियर। कौन सा ऑप्शन बच्चों जाएगा, बी ऑप्शन जाएगा, -2 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्या बिहार लिख दिया, ये बाइनरी है बच्चों, देखो ये टाइपिंग मिस्टेक है भाई। ये क्या है बच्चों, बाइनरी नंबर 1010 देन नंबर इन डेसिमल, बाइनरी नंबर है ये, इसको हमको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये आपको दोनों ट्रिक बताए थे कल। या तो आप क्या करेंगे, सर्वप्रथम इसको इस प्रकार 1 2 4 8 16, तो 0 वाला को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, 0 वाला को कैंसिल करेंगे और इसको भी छोड़ देंगे। तो जो हमारा 1 1 है तो उसको काउंट कर लेंगे, तो 16 + 4 + 1, तो कितना हो जाएगा, 21। कौन सा ऑप्शन जाएगा, बी ऑप्शन जाएगा। क्लियर बच्चों। विच फ्रीक्वेंसी रेंज इज यूज्ड फॉर टीवी ट्रांसमिशन, टीवी ट्रांसमिशन के लिए किस प्रकार का फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, तो हम किस प्रकार का यूज करते हैं बच्चों, 30 मेगाहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज। क्लियर है, सी ऑप्शन जाएगा। देखिए बच्चों, द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज कितना होगा बच्चों, ऑलवेज 0 नहीं, बिटवीन 1 इन्फिनिटी नहीं बच्चों, 0 और 1 के बीच में होता है। जब भी हमारा मॉड्यूलेशन होना चाहिए, मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना होगा, 0 और 1 के बीच में ऑलवेज जाएगा। ये हाइट ऑफ टीवी ट्रांसमिशन टावर एट एनी प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कितना दिया हुआ, हाइट h इक्वल टू कितना दिया है, 254 मीटर दे दिया हुआ है। तो द मैक्सिमम डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं हम, √2RH निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2 गुने R कितना हो जाएगा, 6.4 गुने
10 टू पावर, या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 6400 गुने 10⁻³ गुने h कितना 245। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 56 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या होता है? द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी बैंड। हायर फ्रीक्वेंसी बैंड का जो रेंज होता है आपको 3 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज देखने को मिलेगा बच्चों। ठीक है। फ्रॉम विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर आर रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट्स। अब जानते जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये इस प्रकार से डिवाइडेड है। पहला क्या होता है? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। अब जानते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में वायुयान सब ट्रेवल करता है। इसी के बाद हमारा आइनोस्फीयर आता है और मेसोस्फीयर होता है, या एक्सोस्फीयर। मेसोस्फीयर आइनोस्फीयर ये दोनों पार्ट होता है एक्सोस्फीयर का। तो इसमें जो हमारा रेडियो आयंस होता है वो किस स्फीयर में होता है बच्चों? आइनोस्फीयर में होता है। क्लियर है? चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग यूनिट इज करेक्ट टू मेजर एट्यूनेशन। एट्यूनेशन मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डेसिबल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बच्चों? डेसिबल यूज करते हैं। देखिए बच्चों, इन द फिगर बिलो द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ये आपको फिगर दिख रहा होगा। इस प्रकार से हमारा फिगर बना देते हैं यहाँ पे बच्चों। ये हमारा 4 माइक्रोफराइड है, ये हमारा 2 माइक्रोफराइड है, और ये हमारा 3 माइक्रोफराइड है। तो आप जानते हैं अगर ये दोनों क्या है? पैरेलल में बच्चों। ये किस प्रकार से है? पैरेलल में। तो जब पैरेलल में होगा तो इसको सर्किट को सॉल्व करने के बाद जो सर्किट आएगा वो पैरेलल में क्या होता है? डायरेक्ट ऐड होता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5 माइक्रोफराइड, और यहाँ भी कितना आ जाएगा? 4 माइक्रोफराइड। अब इसके अलोंग जब टोटल इक्विवेलेंट निकालेंगे, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/5 प्लस 1/4। तो इसको एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 प्लस 5। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा c इक्विवेलेंट 20/9 माइक्रोफराइड। क्लियर है बच्चों? कौन सा ऑप्शन जाएगा? ए ऑप्शन जाएगा। थ्री कैपेसिटेंस एच ऑफ कैपेसिटी सी आर कनेक्टेड इन सीरीज। क्या है बच्चों? 3 कैपेसिटेंस है, कनेक्टेड है सीरीज में। तो रिजल्टेंट कैपेसिटी विल बी, हमको क्या पूछा गया है? रिजल्टेंट कैपेसिटी निकालना। तो ये हमारा सी है। तो आपको सी इक्विवेलेंट का डायरेक्ट फार्मूला बताया हूँ, C/N यानी कि C/3। यही हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन चला जाएगा C/3। क्लियर है? चलिए बच्चों, यही आपका 70। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, और आपका ऑल द बेस्ट कल के एग्ज़ाम के लिए।